नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं रेलवे में ग्रुप डी का वैकेंसी आ चुका है और उसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है, डिटेल नोटिफिकेशन। उसमें फॉर्म भरा जाएगा 23 जनवरी से 22 फरवरी तक। तो इसमें फॉर्म भरने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसके जानकारी के अभाव में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आप गलत पोस्ट प्रेफरेंस चुन सकते हैं, गलत जोन चुन सकते हैं। तो कैसे जोन चुनना है, पोस्ट प्रेफरेंस कैसे चुनना है, किस प्रकार से फॉर्म भरे तो रिजेक्ट ना हो, फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाए तो सुधार कैसे होगा, टोटल जानकारी 67 पेज का 67 पेज का टोटल नोटिफिकेशन है। टोटल 67 पेज को हम पढ़ चुके हैं, टोटल 67 पेज को एक एक अक्षर हम पढ़े हैं। तो जो जो हमको महत्वपूर्ण जानकारी लगा है उसे हम हाईलाइट किए और हाईलाइट करके उसके आधार पे एक वीडियो बनाए हैं, जिससे आपका जितना भी सवाल हो रेलवे ग्रुप डी से संबंधित, जितना भी समस्या हो, डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए, एज लिमिट क्या होना चाहिए, अपेंडिक्स वालों के लिए क्या है, एक्स सर्विसमैन के लिए क्या है, मेडिकल कब होता है, दौड़ कब होता है, प्रेग्नेंट जो फीमेल है उनके लिए क्या होगा, उनके लिए फिजिकल टेस्ट कैसे होगा जब वो प्रेग्नेंट होगी तो, ठीक है। जो मेल है उसका फिजिकल टेस्ट और फीमेल का फिजिकल टेस्ट दोनों का सेम होगा कि अलग अलग होगा। फिजिकल टेस्ट में एक बार फेल हो जाएंगे तो दोबारा मौका मिलेगा कि नहीं, फॉर्म रिजेक्ट क्यों क्यों होता है, किस किस कारण से होता है, क्या क्या गलती नहीं करे जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। तो बहुत ऐसा जरूरी चीज़ है जो आपको जानना चाहिए। यदि नहीं जानेंगे तो ऐसा हो सकता है आप गलत पोस्ट प्रेफरेंस भर ले, आप गलत तरीके से फॉर्म भरें और रिजेक्ट होता है फॉर्म, लाखों की संख्या में फॉर्म रिजेक्ट होता है। तो यदि ये आप वीडियो पूरा देखते हैं तो फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, क्यों? क्योंकि 67 पेज का नोटिफिकेशन है। आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको 4 घंटा लग जाएगा और ये वीडियो मुश्किल से 30 मिनट के आसपास का होगा। हम पूरा नोटिफिकेशन पढ़े हैं, मुझे 4 घंटा लगा है। तो आप यदि 4 घंटा वहाँ नहीं लगा के यहाँ 30 मिनट देख लेते हैं तो आपको टोटल मेन चीज़ है जो हाईलाइट है, जिस पे ध्यान हमारा देना है, उसको इसमें दिखाया भी गया है और उस पर हम विश्लेषण भी किए हैं खुद से, जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, तो आप ये पूरा वीडियो देखिए शुरू से अंत तक और बताइए कमेंट करके कैसा लगा। पहला पेज में आप देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है कि कोई सफाई कर रहा है, लेकिन आप लोग ध्यान से समझिए, रेलवे ग्रुप डी में या रेलवे का कोई भी सरकारी कर्मचारी अब सफाई का कार्य नहीं करता है। ये पहले का फ़ोटो लगा दिया गया है। रेलवे में जितने भी सफाई का कार्य होता है वो रेलवे में ठेका के माध्यम से होता है, टेंडर के माध्यम से होता है। ठेका दिया जाता है और उसके ठेकेदार के आदमी ये सफाई करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखिए इम्पोर्टेंट डेट देखिए, यहाँ पे 23 जनवरी 2025 लिखा है। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट है। ये 23 जनवरी से आप फॉर्म भर सकते हैं इसमें। ये देखिए, ये है 22 फरवरी, मतलब ठीक एक महीने बाद 22 फरवरी को आप अंतिम डेट मानिए। 22 फरवरी के बाद आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे 12 बजे रात तक। लेकिन एक सलाह रेलवे देती है खुद, इस नोटिफिकेशन में भी ये लिखा है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन हम पूरा पढ़ चुके हैं और जो भी हाईलाइट हमको लगा उसको हाईलाइट कर लिए हैं, जिससे कि आपका समय कम से कम बर्बाद हो और बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बने। थोड़ा सा तो लंबा होगा ही, क्योंकि 67 पेज का नोटिफिकेशन है। तो इसमें लिखा गया है कि आप लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, उससे पहले फॉर्म भर दें। लेकिन उसके साथ ये भी हम कहेंगे, अभी कुछ दिन 2-4 दिन रुक जाए, सभी बोर्ड में जितने भी सीट है उसका हम डिटेल एनालिसिस कर देंगे। उसके बाद आप फॉर्म भरें, कहाँ कितना फॉर्म गिर रहा है उसके बाद फॉर्म भरें। एक सप्ताह सभी लोग रुक जाए, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, फिर फॉर्म भरें। चलिए अगला देखते हैं। 22 फरवरी को आपका फॉर्म का लास्ट डेट है। उसके बाद 22 फरवरी के बाद पेमेंट करने के लिए 2 दिन और एक्स्ट्रा दिया गया है। यदि 22 फरवरी तक पेमेंट कर दिए तो ठीक है, लेकिन पेमेंट करने के लिए 2 दिन और डेट दिया गया है। 24 फरवरी को ये क्लोज हो गया। ठीक, अब फॉर्म आपका सबमिट हो गया। फॉर्म में हो सकता है किसी का कोई मिस्टेक हो जाए, तो उसके लिए 10 दिन का समय है। 25 फरवरी से 6 मार्च, 6 मार्च मतलब 10 दिन। 25 फरवरी से 6 मार्च का मतलब हुआ 10 दिन आपको टोटल डेट है। किसके लिए? फॉर्म में कुछ सुधार करने के लिए। क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म एंड चूज रेलवे कैन नॉट बी मॉडिफाइड। अकाउंट जब आप क्रिएट कीजिएगा, उसमें आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल रहे हैं, रेलवे का जोन सेलेक्ट कर रहे हैं, ये तीनों आपका चेंज नहीं होगा, चाहे इसके लिए आप कुछ भी कर लें। ये क्या दिया गया है, एज का जो देखिए 18 से 36 साल यहाँ एज लिखा है। एज हमेशा रेलवे देती है 18 से 33 साल, लेकिन इस बार 3 साल एज एक्स्ट्रा दिया गया है। क्यों दिया गया है? देखिए यहाँ पे कोविड-19 पेंडेमिक के कारण। क्यों दिया गया है? कोविड-19 पेंडेमिक के कारण। अब कोविड-19 पेंडेमिक के कारण दिया गया और इसमें लिखा है ग्रांट ए वन टाइम एज रिलैक्सेशन, मतलब 3 ईयर का जो एक्स्ट्रा मिल रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पहले 18 से 33 था, अभी 36 है।
तो 3 ईयर का एक्स्ट्रा आपको एज का जो छूट मिल रहा है सिर्फ इसी वैकेंसी के लिए है। इसके बाद किसी भी वैकेंसी में आप इसका डिमांड नहीं कर सकते हैं। 18 से 36 वाला इस बार जिसका जो भी एज है उसमें 3 साल आप एक्स्ट्रा छूट ले रहे हैं। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा, यहाँ पे लिखा गया है जिनका भी, ये देखिए इसको आप पढ़ेंगे तो इसका अर्थ है, हम पूरा नोटिफिकेशन पहले ही पढ़ चुके हैं। इसका अर्थ है जिनका भी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है तो 22 फरवरी 2025, ध्यान से देखिएगा, 22 फरवरी 2025 को जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, उससे पहले यदि आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आप फॉर्म नहीं भरेंगे, इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक, दूसरे हाईलाइट पे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, एक्टिव ईमेल आईडी और एक्टिव मोबाइल नंबर देना है जिससे आरआरसी आपको कम्युनिकेशन रिलेटेड मैसेज करेंगे। यहाँ देखिए संबंधित मैसेज करेंगे, इसीलिए इसमें जो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी देना उस पर आपका एडमिट कार्ड भी आएगा, एडमिट कार्ड भी आएगा, फॉर्म का कन्फर्मेशन भी आएगा, आपका फॉर्म सबमिट हो गया। इसके अलावा देखिए पोस्ट पैरामीटर दो इसमें दिया गया है, तो इसमें क्या दिया है, द सिलेक्शन ऑफ रेलवे वंस एक्साइज सॉल्व फाइनल। ये क्या है, एक बार आप रेलवे का जोन का जो सिलेक्ट कर लेते हैं वो फाइनल है, उसके बाद चेंज नहीं होगा, रेलवे जोन चेंज नहीं होगा। यहाँ वो भी लिखा है, आगे भी वही लिखा है, देखिए रेलवे जोन, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एक बार सबमिट आप कर दिए तो ये मॉडिफिकेशन विंडो में करेक्शन नहीं होगा। मॉडिफिकेशन विंडो का जो दिया है उसमें भी ये आप चीज़ नहीं सुधार सकते, इसके अलावा सब कुछ सुधार सकते हैं। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और रेलवे जोन आप बहुत ही ध्यान से चुनेंगे। चलिए अगले पे चलते हैं, मेडिकल फिटनेस। तो मेडिकल फिटनेस से संबंधित आगे दिया गया है एज लिमिट एज ऑन 1/1/2025, जो 18 से 36 साल है 1/1/2025 को एज आपका गिनती किया जाएगा। यदि 1 जनवरी 2025 को आपका 18 साल पूरा हो रहा है तो फॉर्म भरेंगे। आगे हम देखेंगे उसका डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम, वो भी हम आगे देखेंगे। चलिए इसमें भी यही कहा गया है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यदि आप 2024 में जितने CN आए हैं, 2024 में CEN आए हैं, 2024 में जो भी रेल का नोटिफिकेशन आया है उसमें आपका अकाउंट पहले से क्रिएट है तो उसी ID से आप लॉगिन करके इसमें फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इसमें सिग्नेचर नया होगा। यदि आपके पास ID है तो रेलवे सलाह देती है उसी ID से आप लॉगिन करके 2024 में यदि रेल का कोई भी फॉर्म भरे हैं तो उसी ID से आप फॉर्म भर पाएंगे। उसके बाद फिर यही लिखा है, एक बार यदि आप ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और जोन सेलेक्ट कर लिए तो वो चेंज नहीं होगा। यहाँ भी वही लिखा है, देखिए अकाउंट नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अकाउंट कर लिए क्रिएट अकाउंट में ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और रेलवे, ये आपका चेंज नहीं होगा। इसके अलावा सभी कुछ चेंज होगा, ये नहीं चेंज होगा। यहाँ हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, जो कोई दिक्कत हो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत होगा तो आप इस पर मदद मांग सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज देखिए, स्टेज ऑफ एग्ज़ाम है तो सिंगल स्टेज CBT होगा। देखिए रेलवे हालांकि ये राइट रखती है कि इससे अधिक CBT करवाना हो, 2-3 जितना भी करवाना हो वो राइट रखती है, करवा सकती है, लेकिन रेलवे बोल रही है हम सिंगल स्टेज इसमें करवाएंगे। ठीक, शॉर्ट लिस्टिंग फॉर PET, फिजिकल टेस्ट के लिए 3 टाइम ऑफ स्टूडेंट, जितना वैकेंसी होगा, सीट जितना होगा उसका 3 गुना। यदि किसी बोर्ड में 300 सीट है तो उसका 3 गुना 900 होता है। 900 बच्चे को, 900 स्टूडेंट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और DV के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एक साथ होता है, ये 1:1, मतलब जितना सीट है उतना ही बुलाया जाएगा। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे लिखा भी गया है, इसका मतलब ये है आपको PET के लिए बुलाया गया है। इसका मतलब आप ये नहीं समझेंगे कि आपको जॉब मिल गया, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा ही, वहाँ से छटनी होगा। 3 गुना स्टूडेंट को बुलाया जा रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जितना सीट है उतना ही को बुलाया जा रहा है, लेकिन वहाँ से भी मेडिकली अनफिट होकर लोग बाहर जाएंगे। तो आप इसका दावा नहीं करेंगे, यहाँ पे वही लिखा है, इसका दावा नहीं करेंगे कि आप ज्वाइनिंग लेटर लेंगे इसके बदले में। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, मतलब 3 क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो एक सही वाला आपको गलत मान लिया जाएगा, आपका जो एक सही क्वेश्चन है उसको गलत मान लिया जाएगा। ठीक, यहाँ पे है कैंडिडेट जो फ़ोटो और सिग्नेचर है वो प्रॉपर डाले, तो फ़ोटो सिग्नेचर पे हम अलग से आगे बात करने वाले हैं। RRC कंडक्ट वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशन, इसमें क्या है, डॉक्यूमेंट जो भी आपको देना ऑथेंटिक देना है। डॉक्यूमेंट यदि गलत देंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको दिक्कत हो सकता है। यहाँ देखिए, बिफोर अप्लाइंग पोस्ट अगेंस्ट दिस नोटिफिकेशन कैंडिडेट शुड सेटिस्फाई। इसमें क्या है, जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, जो आपका एज है, ये सब देखने के बाद ही आप फॉर्म भरेंगे। पोस्ट प्रेफरेंस इसके अनुसार चुनेंगे। अगला देखिए,
एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट हु अटेम्प्ट टू अप्लाई विथ माइनर चेंज। इसमें क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत नाम में, फैक्ट में थोड़ा बहुत चेंज करके मोर देन वन रेलवे एंड और मल्टीपल एप्लीकेशन, ये क्या करते हैं, कुछ थोड़ा बहुत चेंज करके मल्टीपल एप्लीकेशन का मतलब हुआ एक से ज़्यादा जोन में आप फॉर्म भरने का प्रयास करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सिर्फ रिजेक्ट ही नहीं किया जाएगा, फ्यूचर एग्जामिनेशन के लिए, फ्यूचर में जितना आरआरबी आरआरसी एग्जाम लेगी उसके लिए आपको रिस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा है साफ साफ, तो ऐसा आप लोग नहीं करेंगे। उसके अलावा एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ बहुत है, आपके जो मेट्रिकुलेशन में या आईटीआई में देखिए एसएलसी, एसएसएलसी और आईटीआई, इसमें जो आपके पिता का नाम लिखा है वही आप फॉर्म भरेंगे। हो सकता है आपके पिताजी के आधार कार्ड पे थोड़ा सा टाइटल अलग हो, थोड़ा सा नाम में अलग उसमें हो बदलाव, लेकिन आपके मार्कशीट पे जो है नाम वही डालेंगे आप, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आप यदि बर्खास्त किए गए हैं, डिसमिस किए गए हैं तो आप रेलवे में फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक। उसके अलावा एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जो आप सिग्नेचर करेंगे, सिग्नेचर आप रनिंग राइटिंग में करेंगे, रनिंग हैंड राइटिंग लिखा है, एंड नोट इन ब्लॉक ऑल कैपिटल लिस्ट। ये क्या है, कुछ लोग सिग्नेचर करते हैं ऐसे, जैसे सुनील लिखना हो तो ऐसे लिखते हैं, ब्लॉक मतलब होता है कैपिटल लेटर, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। स्मॉल में भी ऐसे लिखिएगा साइन तो गलत हो जाएगा, ये आपका साइन दोनों गलत है। सिग्नेचर कैसे देना है दिखाते हैं, सिग्नेचर ऐसे देना है, मतलब रनिंग, जैसे किसी का नाम सत्यम है तो ऐसे रनिंग राइटिंग होना चाहिए आपका, ये नहीं होना चाहिए जैसे किसी का नाम सत्यम है तो ऐसे लिख देंगे वो, तो ये गलत हो जाएगा। तो यही सिग्नेचर में ध्यान रखेंगे, कुछ लोग ऐसे करते हैं कैपिटल लेटर में, तो यहाँ साफ साफ लिखा गया है, यदि आप लिखेंगे ऐसे तो गलत हो जाएगा। उसके अलावा आपका जो साइन है, मान लीजिए ये मेरा साइन है, तो इस साइन को मेडिकल में फॉर्म भरते समय जो आप साइन दे रहे हैं, मेडिकल में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, पीईटी एग्ज़ाम में, सीबीटी एग्ज़ाम में, सभी में ये साइन होगा और सभी साइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैच कराया जाता है। जो आप राइटिंग से वहाँ लिखते हैं एग्ज़ाम में, एक थोड़ा सा आपके राइटिंग मैचिंग के लिए लिखवाया जाता है, उसका भी मैचिंग करवाया जाएगा, किसमें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, उसका भी मैचिंग कराया जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। देखिए यहाँ वैकेंसी जो है, जो भी प्रोविजनल है, रेलवे को ये अधिकार है प्रोविजनल जो ये वैकेंसी इसको नील करने का, डिक्रीज करने का, इंक्रीज करने का, मतलब इस सीट को वो बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है, जीरो भी कर सकता है, उसको ये अधिकार है। कुछ एडिशनल पोस्ट भी है वो क्रिएट कर सकता है रेलवे, फॉर्म आ गया है फिर भी इसके अलावा भी क्रिएट कर सकते हैं वो। इसके अलावा जो पोस्ट प्रेफरेंस आपको भरना है, पोस्ट जो अलॉट होता है आपको, देखिए पोस्ट जो अलॉट होता है रेलवे यूनिट, इसमें सब्जेक्ट के मेरिट के आधार पे, मेडिकल स्टैंडर्ड के आधार पे और वैकेंट पोजीशन के जो वैकेंसी है, जो सीट जितना खाली उसके आधार पे होगा, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ आरआरसी, आरआरबी आरआरसी डज नॉट कन्फर ओपन द कैंडिडेट्स एनी राइट ऑफ अपॉन द कैंडिडेट्स एनी राइट ऑफ। ये क्या है, इसका मतलब है, ये हम पूरा पढ़े हैं, इसका मतलब ये जो आरआरबी आरआरसी है, इसमें सिलेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आपको जॉब मिल ही जाएगा। जॉब मिलने के लिए आरआरबी आरआरसी संबंधित आरआरबी को, संबंधित जोन को, डिवीज़न को ये अनुशंसा देती है। उसके अलावा वहाँ पे वो लोग डिसाइड करेंगे किस पोस्ट पे आपको भेजना है, कैसे करना है, वहाँ भी थोड़ा बहुत ये लोग चेंज कर सकते हैं। ट्रांसफ़र के लिए मिनिमम 5 ईयर का सर्विस होना चाहिए, तब ट्रांसफ़र आप करवा चाहेंगे। हालांकि म्यूचुअल ट्रांसफ़र आप जब चाहे तब करवा सकते हैं, ठीक है। अगले पेज पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर देखिए फ्री ट्रेन ट्रेवल फैसिलिटी, ये SC ST को मिलता है, तो वो अपना आप सही से भरेंगे। यदि SC ST का आप आरक्षण लेंगे तो इसमें आपको ये सुविधा है, फ्री ट्रेवल का, जहाँ एग्ज़ाम होगा आपका, जहाँ DV होगा, आपको एक पास दिया जाएगा, ध्यान रखेंगे इसका। रेलवे जितना भी ये नियम बताई है, किसी को भी चेंज करने का अधिकार रखती है, ठीक। जितना भी PSU है, प्राइवेट है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, अंडरटेकिंग, PSU, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, जितना भी है, आप चाहे तो अपना डिटेल इसको दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि आरआरबी आरआरसी में जो आपका मार्क्स आता है उसके आधार पे वहाँ भी आपको ज्वाइनिंग के लिए, वहाँ भी आपको जॉब के लिए आपसे कांटेक्ट किया जा सके भविष्य में। आप इसके लिए राइट देना होगा, फॉर्म भरने में ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और जो क्वालिफिकेशन, मेडिकल स्टैंडर्ड, PWD, ये सब का डिटेल एनेक्सर अनुलग्नक A में मिलेगा, और अनुलग्नक B में
बी में क्या मिलेगा, रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसी, नॉन क्रीमी लेयर, SC ST OBC EWS सब का डिटेल इसमें मिलेगा। तो आगे हम लोग देखेंगे। इसके बाद है मेडिकल फिटनेस। तो मेडिकल फिटनेस देखिए, ये बहुत ज़रूरी है मेडिकल फिटनेस। मेडिकल फिटनेस में क्या है, A2 पोस्ट पे मेडिकल के लिए हम एक अलग से वीडियो भी ला दिए हैं, उस पर आप देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम शॉर्ट में चर्चा कर देते हैं। A2 पोस्ट में आपका 6/9 विदाउट ग्लास, देखिएगा विदाउट ग्लास, नोट फॉगिंग टेस्ट। A1 में फॉगिंग टेस्ट होता है, इसमें फॉगिंग टेस्ट नहीं होगा। मस्ट पास कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, ये सब चेक होगा आपको। यदि 6/9 है तो आप A2 पास है, और A2 पास है तो A2 से नीचे जितने भी मेडिकल स्टैंडर्ड दिए हैं सब पास है। आपके जो मेडिकल होगा तो आपके मेडिकल वाले कागज़ पे लिखा जाएगा A2 एंड बिलो पास। A2 फेल हो जाएंगे तो A3 चेक किया जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, 6/9 इसमें भी है, 6/9 इसमें भी है। इसमें बस अंतर यही है, आप 2D का लेंस या चश्मा जिसको बोलते हैं, ग्लास आप लगा सकते हैं, 2 डायोप्टर से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। कलर विजन चेक इसमें भी होगा, बाइनोकुलर चेक होगा, नाइट विजन चेक होगा, मेसोपिक विजन चेक होगा, ठीक। आगे चलते हैं। आगे है B1। B1 में देखिएगा, B1 में 6/9 एक आँख होना चाहिए। ये कॉमा देख के जो लिखा है 6/9, 6/12 मतलब एक आँख 6/9 होना चाहिए। दूसरा आई आपका होना चाहिए 6/12 विथ और विदाउट ग्लास, मतलब बिना चश्मा के या चश्मे के साथ। इसमें चश्मा का पावर बढ़ गया, आप 4 डायोप्टर तक चश्मा लगा सकते हैं। इसमें भी कलर विजन चेक होना है, बाइनोकुलर चेक होना है, नाइट विजन चेक होना है, नियर विजन सब में 0.6 रहेगा। B2 में चलते हैं। B2 यहाँ से जो भी है, यहाँ से कलर विजन चेक होता है यहाँ से, और इसके नीचे जो भी है कलर विजन चेक नहीं होगा। यदि आप B1 पास है तो ये सब पास हैं। यदि B1 पास फेल है तो आपको B2 फिर चेक किया जाएगा। B2 में क्या है, B1 में भी 6/9, इसमें भी 6/9, लेकिन इसमें भी 4 डायोप्टर का ग्लास। इसमें अंतर ये है, इसमें कलर विजन चेक नहीं होगा। ध्यान से देखिए, इसमें कलर विजन है, B2 में कलर विजन कहीं नहीं मिलेगा, और B2 से नीचे किसी भी पोस्ट में कलर विजन नहीं मिलेगा। तो जिसका भी कलर ब्लाइंडनेस है वो B2 वाले पोस्ट में भरेंगे, C1 वाले पोस्ट में भरेंगे, C2 वाले पोस्ट में भरेंगे, ठीक। आगे चलते हैं। जो लेसिक सर्जरी करवाए हैं वो B1 B2 C1 C2 में एलिजिबल है, A1 A2 में A3 में एलिजिबल नहीं है। वो देखिए यहाँ पे लिखा है साफ साफ किस में एलिजिबल नहीं है, तो A2 और A3 में एलिजिबल नहीं है, ठीक। तो ये लेसिक सर्जरी के लिए हो गया। यदि किसी स्पेशल पद के लिए आप मेडिकल स्टैंडर्ड पास नहीं कर पाते हैं, जैसे पॉइंट्समैन के लिए A2 है, वो पास आप नहीं कर पाते हैं, तो आपका पैनल जब बनेगा उसमें आपका वो पोस्ट जिसमें आप फेल हैं उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। उसके अलावा रेलवे का जो मैनुअल वॉल्यूम 1 है 5 का, चैप्टर 5 का, आप डिटेल जानना चाहते हैं तो उसका अध्ययन कर सकते हैं मेडिकल से संबंधित। चलिए नेक्स्ट पेज देखिए, यहाँ एज का दिया गया है लेवल 1 पोस्ट के लिए। यहाँ एज का दिया गया है, देखिए लेवल 1 पोस्ट के लिए 18 से 33 साल नॉर्मली होता है। क्या लिखा गया है, एज इन नॉर्मल कोर्स, नॉर्मल डे में ऐसे, नॉर्मल वैकेंसी में ऐसे होता है, लेकिन ये स्पेशल वैकेंसी है, इसमें 18 से 36 साल तक दिया गया है। देखिए नॉर्मल में 33 साल दिया जाता है, इसमें 36 साल तक दिया गया है। क्यों दिया गया है, कोविड-19 पेंडेमिक के कारण। और ये 3 ईयर के लिए जो छूट है ये सिर्फ इसी वैकेंसी के लिए है, इसके अलावा किसी वैकेंसी में आप इसका डिमांड नहीं करेंगे। और देखिए OBC के लिए 3 साल, इसके अलावा जो 36 है इसमें +3 कर लीजिए सभी लोग जो भी OBC NCL में आते हैं। SC ST 5 साल, वैसे ही सभी का एक सर्विसमैन का है 3 साल 6 साल, सभी लोग अपना देख लेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो सभी का उम्र का जितना जिसका है इसमें दिया गया है, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं आप। जो रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं वो जनरल से हैं या OBC से हैं, उनको भी 3 साल, जनरल से है या EWS से, उनको भी 3 साल का छूट मिलेगा। और जो OBC NCL से है उनको 6 साल का छूट मिलेगा। जो SC ST से है उनको 8 ईयर का मैक्सिमम छूट मिलेगा एज में, ठीक है। और ये है कैंटीन स्टाफ मुरादाबाद डिवीज़न में, उनको 5 ईयर का छूट मिलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। यहाँ पर देखिए पिटीशन नंबर सब डिटेल दिया गया है। आगे देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान से देखिए। एज क्या होना चाहिए सभी के लिए, जनरल के लिए 2/1/1989, ये है अपर एज लिमिट। इससे आपका पीछे का डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म नहीं भरेंगे UR और EWS। 2 जनवरी 1986 है किसी OBC नॉन क्रीमी लेयर का, तो वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अपर एज लिमिट 2/1/1984 SC ST के लिए है। लोअर के लिए एक कमेंट आया था मेरे चैनल पे, तो लोअर के लिए जिसका डेट ऑफ बर्थ 1/1/2007 से पहले का है या 1/1/2007 तक है वही फॉर्म भर पाएंगे। 1/1/2007 के बाद जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है।
अगले पे चलते हैं। ये क्या है, कैंडिडेट शुड नोट दैट डेट ऑफ बर्थ फील्ड एप्लीकेशन शुड बी सेम रिकॉर्ड। आपका जो 10th में जो लिखा है डेट ऑफ बर्थ वही भरेंगे, नहीं तो आपको कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा आप। 10th के सर्टिफिकेट में है जो वही भरेंगे। देखिए ये 22 फरवरी 2025 से पहले आपका रिजल्ट नहीं आता है, फॉर्म नहीं भरेंगे, फॉर्म आप नहीं भरेंगे। फी आपका है 500 रुपये जनरल ओबीसी का, SC ST का 250 है। 500 में से 400 रिटर्न होगा, यहाँ 250 में से 250 रिटर्न हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा है, ये रिटर्न हो जाएगा कब, जब आप CBT एग्ज़ाम सही से दे देंगे उसके बाद रिटर्न होगा ये, ठीक है। जो SC ST OBC NCL EWS जितना भी सर्टिफिकेट है DB के समय ओरिजिनल सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, और इसका जितना भी प्रोफार्मा है आगे आपको दिया गया है, कैसे बनवाना है, किस प्रोफार्मा में बनाना है, ये भी आगे दिया गया है। यहाँ भी वही लिखा गया है, उसी फॉर्मेट में बनाना है जो रेलवे आगे आपको बताती है। आप जो EWS बनवाएंगे उसमें किसका किसका साइन करवा सकते हैं, SDM का करवा सकते हैं, SDO का करवा सकते हैं, जिसका भी साइन करवा सकते हैं, जिससे आप बनवा सकते हैं वो यहाँ पे डिटेल दिया गया है, कहाँ कहाँ से आप बनवा सकते हैं, ये हम लगा दिए हैं, इसका आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। SC ST OBC में जो भी आते हैं, देखिए 8.8 में देखिए SC ST OBC NCL में जो भी आते हैं वो चाहे तो UR से आप UR के सीट पे फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपको एज का जो छूट है वो अलाउ नहीं होगा, ठीक है। एज का जो छूट है वो अलाउ नहीं होगा यदि आप ऐसे फॉर्म भरते हैं तो। तत्वातांत्रिक का जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वही माना जाएगा। यहाँ पे दिया गया है 1/12/2024 के बाद का उसका ये होना चाहिए, 1/12/2024 का उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए इसमें, उससे पुराना नहीं होना चाहिए। यदि CCA वाले दूसरे पोस्ट पे आप फॉर्म भरते हैं फिर भी आपको एज का छूट मिलेगा। एक सर्विसमैन का जो एज का छूट है, एक सर्विसमैन के बारे में यहाँ दिया गया है, जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स लोकनायक, ये दिया गया है। एक सर्विस में कौन कौन आते हैं इसमें दिया गया है, डिटेल में देख लीजिए। ये ध्यान से समझिएगा, जो भी CCA कैंडिडेट है एक्ट अपेंडिक्स की हैं उनके लिए ये ध्यान से समझिएगा। ये आपका जो 2/3 का 1/3 का नियम है, 1/3 का जो अपेंडिक्स में नंबर आया है उसका 1/3 CBT में जो नंबर आया है CBT 1 में उसका 2/3 मार्क जो जोड़ा जाएगा। इसके करने के बाद यदि मान लीजिए आपका 40 नंबर आता है, ठीक है, और CBT में इससे ज़्यादा नंबर है, ध्यान दीजिएगा, इसके कैलकुलेशन करने के बाद दोनों का नंबर आएगा तो दोनों में जो हाईएस्ट होगा उसको कंसीडर किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, CBT में ज़्यादा मार्क्स आ गया है और 1/3 2/3 का नियम अप्लाई करने के बाद CBT से कम मार्क यदि हो रहा है तो CBT वाला मार्क्स को कंसीडर किया जाएगा, यही यहाँ पे लिखा गया है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवाना है किसके लिए, जो कहीं जॉब कर रहे हैं उसके लिए, जो कहीं भी जॉब कर रहे हैं वो NOC लेके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में NOC का ज़रूरत होगा, ठीक। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसलिए हम वेरी इंपॉर्टेंट लिखे हैं। इसमें देखिए मल्टीपल फॉर्म आप भरेंगे तो आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा, और 2 फॉर्म भरें 3 फॉर्म भरें सब एक साथ रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आप रस्टिकेट कर दिए जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, CBT एग्ज़ाम होगा, उसके बाद PET एग्ज़ाम होगा जो फिजिकल टेस्ट है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल आप और PET एग्ज़ाम ये तीनों जहाँ फॉर्म भरे हैं, जिस बोर्ड में फॉर्म भरे हैं वहीं होना है, जहाँ फॉर्म भरे हैं वहीं होना है। PET एग्ज़ाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट लगातार होता है। लगातार कहने का मतलब है जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसका नेक्स्ट डे आपका मेडिकल होगा। यहाँ चलिए, आप ईमेल आईडी सही देंगे उस पर आपका कॉल लेटर ये सब आएगा। सिलेबस यहाँ से देखते हैं, 90 मिनट का समय मिलेगा। जनरल साइंस 25, मैथ 25, रीजनिंग 30 और करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस 20, टोटल 100 क्वेश्चन है। इसमें ये दिया गया है एक 1/3 निगेटिव है। और यहाँ ध्यान देखिएगा, ये है PWD के लिए जो स्टूडेंट है जिसको लिखने के लिए अलग सहायक का ज़रूरत होता है उसके लिए 120 मिनट का समय है। 1/3 निगेटिव है, 30%, 30%, 30%, 40%। ये क्या है, तो ये है मिनिमम क्वालिफिकेशन जो परसेंटेज है, मिनिमम परसेंटेज फॉर शॉर्ट लिस्टिंग वेरियस कम्युनिटी। इससे कम आएगा तो आपका कटअप नहीं बनेगा, इससे ऊपर ही कटअप बनना है, तो इतना का ध्यान रखेंगे। इससे नीचे पर रिजल्ट नहीं बनना है, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मिनिमम रिजल्ट का कटअप मान के चलिए इसको। सिलेबस यहाँ पे मैथ में दिया है, मैथ में सभी चीज़ का नाम दिया है जो जो इसमें पूछा जाएगा। बोर्ड मास है, डेसिमल है, LCM SCF है, वैसे ही रीजनिंग में दिया गया है। आगे चलिए, जनरल साइंस में दिया गया है यहाँ पे करंट अफेयर में। इसके अलावा लिखा गया है जो आपको दिया गया है उससे थोड़ा इधर उधर भी हो सकता है। मतलब मैथ पूछा गया है 25 तो हो सकता है मैथ 26 पूछा जाए या 24 पूछा जाए, तो आप इस पर सवाल नहीं करेंगे 25 लिखा है तो 26 क्यों पूछा गया।
फिजिकल टेस्ट जो होता है पीईटी टेस्ट, इसमें देखिए मेल कैंडिडेट के लिए क्या है, 35 केजी वजन लेके, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, 35 केजी वजन लेके डिस्टेंस कितना कवर करना है, 100 मीटर, 2 मिनट इन 1 चांस। एक ही बार आपको मौका मिलेगा, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। वहीं लड़की के लिए, फीमेल के लिए क्या है, 20 केजी, यहाँ पे 35 केजी था, यहाँ पे 20 केजी, यहाँ पे था 2 मिनट, 2 मिनट यहाँ भी मिलेगा, 100 मीटर का दूरी यहाँ भी है, लेकिन वजन यहाँ कम हो गया, 35 केजी और 20 केजी। तो 35 केजी मेल के लिए, 20 केजी फीमेल के लिए। ये कैसे होता है अभी हम बताते हैं आगे। ये जब आप पास कर जाएंगे तब आपका दूसरा टेस्ट होगा। 2 पार्ट में टेस्ट होता है, थोड़ा बीच में आराम भी मिलता है। 1000 मीटर का आपका रनिंग होगा, 4 मिनट 15 सेकंड में मेल का, 5 मिनट 40 सेकंड में फीमेल का। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। इसके अलावा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये दिया है जो वज़न लेके जाना है उसके बारे में दिया है। एक बेंच या प्लेटफॉर्म के ऊंचाई के बराबर, आपका उतने हाइट के बराबर ये रहेगा, बालू रेत भरा रहेगा बोरी में, और उसमें कोई हैंडल नहीं रहेगा। ध्यान से देखिएगा, जो रेत का है सैंड बैग लिखा है, उसमें कोई हैंडल नहीं रहेगा। आपको उतने ऊंचाई से, प्लेटफॉर्म या बेंच के ऊंचाई से, आपको एक इतना ऊंचाई पर रखा रहेगा, उतने ऊंचाई से उठा के ले जाना है। और आप किसी भी प्रकार से उठाइए, उसमें हैंडल नहीं है। सबसे उसमें जो एक कंडीशन है, आप नीचे नहीं गिराना है, बिना नीचे गिराए 100 मीटर तक ले जाना है 2 मिनट में। 100 मीटर तक ले जाना है 2 मिनट में, 20 केजी और 35 केजी, 20 केजी फीमेल को, 35 केजी मेल को। यदि ये आप पास करते हैं तभी आपका रनिंग होगा। ये आप पास नहीं करेंगे तो वहीं से आपको छटनी हो जाएगा, और ये एक ही मौका मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो है अपेंडिक्स किए हैं उनका पीईटी एग्जाम नहीं होगा, एक सर्विसमैन का पीईटी एग्जाम नहीं होगा। प्रेग्नेंट फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या है, तो आपको सबसे पहले एक घोषणा पत्र वहाँ देना होगा कि हम प्रेग्नेंट नहीं हैं। यदि उसके बाद भी आपको, यदि बाद में पाया जाता है प्रेग्नेंट है, तो उसका दोषी आप होंगे। कोई आपके साथ हादसा हो जाता है तो उसका दोषी आप होंगे। यदि प्रेग्नेंट है तो आप बताएंगे हम प्रेग्नेंट है लिखित में, तो उसके बाद वो चेक होगा, वहाँ पे डॉक्टर की टीम रहती है, महिला डॉक्टर की, वहाँ से चेक हो जाएगा। यदि पाया जाता है प्रेग्नेंट है तो आपको उस दिन दौड़ नहीं कराया जाएगा। और जब आपका प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाता है, जब डिलीवरी हो जाता है, उसके 42 दिन के बाद, लगभग 1.5 महीने के बाद आपको मौका दिया जाएगा। जो सीट पे आपका दौड़ कराया गया है, मेडिकल पीटी हुआ है, वो सीट आरक्षित रखा जाएगा तब तक के लिए। जब आप फिट हो जाएंगे फिर आपको एक चांस दिया जाएगा, आपका फिर से पीटी एग्ज़ाम होगा। पीटी एग्ज़ाम आप पास करेंगे तो आपको जॉब में मौका दिया जाएगा। यहाँ देखिए, जो डीवी के लिए है 1:1 रेशियो में बुलाया जाएगा, मतलब जितना वैकेंसी है उतना ही स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो आप ये मान के चलिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यदि मेडिकल में आप नहीं छटते हैं, आप फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं लेके गए हैं, आप ओरिजिनल कैंडिडेट हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस सिलेक्शन हो जाएगा। गारंटी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद जब सेम नंबर आएगा तो डेट ऑफ बर्थ जो होता है उससे 2 कैंडिडेट का सेम नंबर आ गया, सेम मार्क्स आ गया, तो उसका जो डेट ऑफ बर्थ है उससे डिसाइड किया जाएगा किसको ऊपर रखा जाएगा। वो भी सेम आ गया तो आपका नाम का जो अल्फ़ाबेट है उसके आधार पर तय किया जाएगा। ए से जेड का जो नाम का अल्फ़ाबेट है, जिसका पहले आएगा उसको सीनियर, उसको ऊपर कर दिया जाएगा कटअप में। ठीक, यहाँ पे देखिए, जो पहले से रजिस्टर्ड है, जैसे हम बताए हैं CEN 2024 में कोई भी एक आप फॉर्म भरे हैं तो पहले से आपका आईडी बना हुआ है, तो उस आईडी से आप फॉर्म तो भर सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट मस्ट अपलोड लेटेस्ट सिग्नेचर आपको नया वाला डालना है उसमें, जो एकदम लेटेस्ट हो। जो फ़ोटो है, आप फ़ोटो जो पासपोर्ट साइज डालेंगे उसका क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो। सबसे पहले 50 से 100 kBA का फ़ोटो होना चाहिए, 50 से 100 kB का, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। वेयरिंग डार्क ग्लासेस एंड और कैप, आप डार्क ग्लासेस, विदाउट डार्क ग्लासेस और कैप, ये दोनों आपको नहीं पहनना है। बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए और वाइट होना चाहिए बैकग्राउंड। जो फोटो के पीछे, जैसे ये मेरे पीछे फैन है, तो ऐसे फ़ोटो आप खिंचवा के डालेंगे तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। पीछे प्लेन होना चाहिए, वाइट होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, ABCD करके दिया गया है क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। सबसे पहले देखिए, वाइट लाइट कलर बैकग्राउंड, यहाँ पे ठीक है। नोट वाइट ड्रेस, आप वाइट शर्ट पहन के फ़ोटो नहीं खिंचवाइए, क्या कि बैकग्राउंड वाइट है, आप वाइट शर्ट पहन लेंगे तो दोनों मैच कर जाएगा। यहाँ पे लिखा गया नोट वाइट ड्रेस नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक, 2 महीने से पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे देखिए, ठीक है। 2 महीने से ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए, पिछले 2 महीने का। ये साइज़ दिया गया है कितने पिक्सल का होना चाहिए, फिर यही है 50 से 100 kB का होना चाहिए। उसके अलावा ध्यान दीजिएगा, जो भी फ़ोटो आप खिंचवाते हैं 2 महीने पहले का, तो यदि आप 12 फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, 12 देखिएगा, 12 कॉपी लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, तो रेलवे आपको सलाह देती है कि 12 फ़ोटो आप खिंचवा लें। क्यों 12 फ़ोटो निकलवा लेंगे
तो 12 फ़ोटो से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक काम हो जाएगा। दोबारा वो आपको फ़ोटो नहीं निकलवाना पड़ेगा। उसके अलावा CBT परफॉर्मेंस टेस्ट यहाँ पे है, टीचिंग स्किल टेस्ट, ट्रांसलेशन टेस्ट एज एप्लीकेबल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट। CBT एग्ज़ाम में जब CBT एग्ज़ाम आप दीजिएगा, देखिए टीचिंग स्किल या परफॉर्मेंस टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, जो भी एग्ज़ाम आप दीजिएगा, जितना भी स्टेप है सभी में ट्रांसलेशन टेस्ट होगा आपका, सभी में सिग्नेचर मैच कराया जाएगा। तो इसीलिए जो फर्जी वहाँ पर रहेगा वहाँ वो पकड़े जाएंगे। सिग्नेचर कैसा होना चाहिए? तो सिग्नेचर 30 से 50 kVA का होना चाहिए। सिग्नेचर में क्या क्या क्राइटेरिया ज़रूरी है वो देख लीजिए। सिग्नेचर होना चाहिए ब्लैक पेन से होना चाहिए और वाइट पेपर पे, देखिए यहाँ पर वाइट पेपर लिखा है। पेन क्या होना चाहिए? ब्लैक पेन, यही ओनली, मतलब इसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। वाइट पेपर ब्लैक पेन, वाइट पेपर ब्लैक पेन। देखिए रनिंग लेटर में होना चाहिए, कैपिटल ब्लॉक लेटर में नहीं। जैसे मेरा नाम सुनील है तो हम ऐसे साइन करेंगे तो ये रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म मेरा, ऐसे साइन करेंगे तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। रनिंग लेटर में ऐसे ऐसे, ये सही है, ये रिजेक्ट, ये रिजेक्ट। और बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, कलम ब्लैक होना चाहिए। साइज़ यहाँ दिया गया है, क्या साइज़ है? 30 से 50 kVA साइज है और उसका डायमेंशन दिया गया है यहाँ पे 50 mm 20 mm, ये सब आपको ध्यान रखना है। सिग्नेचर इमेज शुड है प्रॉपर रिजोल्यूशन कंप्लीट इमेज ऑफ सिग्नेचर, जो आप सिग्नेचर करेंगे वो विजिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं ये सिग्नेचर किए, ये सिग्नेचर किया और जब फ़ोटो खींचे तो फ़ोटो में ये थोड़ा सा कट गया, ये वाला आया ही नहीं, ये वाला भाग। तो फ़ोटो उसका बना के आप पूरा का बनाएंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही हो जाए। जैसे सिग्नेचर इतने में है तो फ़ोटो आप इतना क्लिक करेंगे क्रॉप करके, तो वो आपका सिग्नेचर रद्द नहीं होगा। जैसे कोई लोग सिग्नेचर ऐसे किए हैं, ये सिग्नेचर है और फ़ोटो काटते समय ऐसे काट लिए, नीचे का कुछ हिस्सा कट गया, ये ऐसे काट लिए, ऊपर का कुछ हिस्सा कट गया, तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ये है सिग्नेचर, ध्यान से देखिए, ये किसी का सिग्नेचर हम बना रहे हैं, ये सिग्नेचर है, ठीक है। तो फ़ोटो ऐसे लीजिए, ये फ़ोटो होना चाहिए जो पूरा है, और बैकग्राउंड वाइट, कलम ब्लैक, ये सिग्नेचर के लिए ध्यान रखेंगे आप। ये सब होने के बाद भी सब कुछ सही हो गया, लेकिन फिर भी कुछ गलती हो जाएगा तो मॉडिफिकेशन कैसे होगा यहाँ देखेंगे। उससे पहले हम देख देते हैं मीडियम ऑफ लैंग्वेज। 13 लैंग्वेज आपके पास ऑप्शन है, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, गुजराती, 13 लैंग्वेज आपके पास यहाँ पे है, लिस्ट है यहाँ पे। तो 13 लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जब आप एग्ज़ाम देंगे तो इंग्लिश में, और जो आप लैंग्वेज सेलेक्ट किए हैं हिंदी, बंगाली, जो भी गुजराती, वो आपके पास आएगा। यदि कोई क्वेश्चन में आपको समस्या है या किसी क्वेश्चन पे आप दावा ठोकेंगे तो इंग्लिश वाले को सही माना जाएगा। इसीलिए जिस क्वेश्चन पे आपको प्रॉब्लम लगे एक बार इंग्लिश का शब्द आप ज़रूर देखेंगे। तो आप जो लैंग्वेज चुनेंगे उसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं 13 लैंग्वेज में। यहाँ देखिए 13 रीजनल लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज। अब जो मॉडिफिकेशन का है देख लीजिए, मॉडिफिकेशन में फिर से हम बता रहे हैं, यहाँ पे फिर बता रही है तो हम भी बता देते हैं। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और रेलवे। देखिए मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जो रेलवे आप चुने हैं, जो जोन चुने हैं, उसके अलावा ही मॉडिफिकेशन होगा, वो चेंज नहीं होगा, ध्यान से सुनिए। उसके अलावा ही आप चेंज करेंगे, और जितना बार चेंज करेंगे 25 तारीख से लेके 6 तारीख के बीच में, इसमें डेट भी लिखा होगा कहीं, देख लीजिए यहाँ पे 6 मार्च 2025, 22 फरवरी 2025, 22 फरवरी से 6 मार्च तक आपके पास डेट है मॉडिफिकेशन करने का। जितना बार मॉडिफिकेशन करेंगे उतना बार 250 रुपये आपका चार्ज लगेगा, और इसमें कोई आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिलेगा। आप OBC से है, जनरल से है, SC से है, ST से है, EWS से है, एक सर्विसमैन है, अपेंडिक्स वाले हैं, कोई मतलब नहीं है। आप गलती किए हैं तो आपको सज़ा दिया जाएगा 250 रुपये का, और 250 रुपये दीजिएगा तभी आप सुधार पाइएगा। तो वही यहाँ पर लिखा गया है, 250 रुपये सबको लगेगा, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं। ये है फॉर्म आपका किस किस कंडीशन में रिजेक्ट हो सकता है। तो मल्टीपल एप्लीकेशन, पहले रेल बता चुकी है, एक से ज़्यादा फॉर्म जानेंगे रिजेक्ट। फ़ोटो इनवाइलिड, इनवाइलिड फ़ोटो क्योंकि होगा 2 महीने से पुराना होगा, बहुत सारा नियम पहले फ़ोटो का बताया है, उसमें से कोई भी गलती कीजिएगा इनवाइलिड फ़ोटो होगा, ठीक है। आपके फ़ोटो में ये कान दिखना चाहिए, ये कान दिखना चाहिए, ये पूरा फेस दिखना चाहिए, चश्मा नहीं लगा होना चाहिए, टोपी नहीं लगा होना चाहिए, ये दोनों दिखना चाहिए, दोनों ये देखिए, ये दोनों दिखना चाहिए, और ये जो केहूनी होता है इससे नीचे नहीं दिखना चाहिए। देखिए जैसे हम अभी फ़ोटो दिखा रहे हैं तो केहूनी हमारा दिख रहा है, केहूनी से नीचे नहीं दिखना चाहिए, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, शर्ट आपका वाइट नहीं होना चाहिए, सब नियम इसमें लिखा है। ये सब होगा तो फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक। इनवैलिड सिग्नेचर के कारण फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इनकम्प्लीट मतलब इनकरेक्टली फॉर्म आप सही से भरे नहीं, छोड़ दिए, तो उससे भी रिजेक्ट होगा। ओवर एज जो आपको डिटेल दिया गया है, ओवर या अंडर एज, उसके अलावा आप फॉर्म भर दिए,
कंडक्ट सेम फिंगरिंग इन द, जो आप RRB RRC से रस्टिकेट किए हैं तब फॉर्म भर दिए, या किसी गवर्नमेंट PSU से आप रस्टिकेट किए गए हैं तब भी आप फॉर्म भर दिए, कोई इसके अलावा और आप कमियां पाया जाता है, इरेगुलरिटीज पाया जाता है, तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जितने भी आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे, ध्यान से दीजिएगा, जितने भी आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे यहाँ से देखिए 18 में, उसका सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय सभी का ओरिजिनल आपको ले जाना होगा, जिससे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये चेक हो पाए कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगाए हैं। तो कैसे फॉर्म रिजेक्ट होगा सब देख लिए, फ़ोटो कैसे डालना है, सिग्नेचर कैसे डालना है। इसके अलावा यहाँ देखिए अनफेयर प्रैक्टिस, मतलब चोरी नहीं करना है, कैमरा नहीं ले जाना है, मोबाइल नहीं ले जाना है, वही सब है, तो इसको छोड़ते हैं। मिसलेनियस में भी वही सब है। आगे अब डिटेल, बहुत ये ज़रूरी चीज़ है, ये देखिएगा, ये है किस पोस्ट पे क्या मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है, और क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। ध्यान से देखिए क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन क्या है, 10th पास और ITI, और मतलब या अथवा, मतलब 10th पास है या ITI है या अपेंडिक्स है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ओनली 10th पास होना ज़रूरी है, सिर्फ 10th पास है फॉर्म भर सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड देखिए, जिसमें घेरा हम लगाए हैं C1 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 C1, कलर विजन वाले भर सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड अपना देख के उसी के अनुसार पोस्ट प्रेफरेंस आप बनाएंगे। यदि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड जो पास है उसके आधार पे पोस्ट प्रेफरेंस वाला मेरा 45 मिनट का वीडियो देख लेंगे, और ये देखेंगे जो मेडिकल स्टैंडर्ड पे आप फेल है उस पोस्ट पे आप सबको, जो भी फेल हैं मेडिकल स्टैंडर्ड उसको सबसे नीचे रखेंगे। ध्यान से देखिए, SNT में दिया है C1 प्रोडक्शन यूनिट, सिग्नल है, वर्कशॉप है। तो प्रोडक्शन यूनिट जहाँ पे रेल का प्रोडक्शन होता है, जहाँ पे कोच बनता है, जैसे ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, RCF है, ठीक है, रायबरेली में भी है, तो ये सब कोच फैक्ट्री है। ऐसा ही प्रोडक्शन यूनिट है, कहीं व्हील का निर्माण हो रहा है, कहीं कोच बन रहा है, तो जहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट है वो वर्कशॉप की तरह ही होता है, तो वहाँ पे C1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, वर्कशॉप में C1 है। तो प्रोडक्शन यूनिट को पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से जब आपको देखना होगा तो वर्कशॉप को, प्रोडक्शन यूनिट को सबसे ऊपर रखेंगे सभी लोग। ये बेस्ट जॉब है वर्कलोड के हिसाब से, लड़की के लिए, सब कुछ के लिए। आप मेरा पोस्ट प्रेफरेंस का जो 45 मिनट का वीडियो है वो देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सभी पोस्ट के लिए क्या दिया गया है, मेडिकल स्टैंडर्ड, सभी पोस्ट के सामने में मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है। तो ध्यान से देखिएगा, असिस्टेंट ऑपरेशन में भी क्या गया है, जनरल सर्विस में B1, प्रोडक्शन यूनिट में C1, वर्कशॉप में C1। तो हो सकता है असिस्टेंट ऑपरेशन में हर जगह जनरल सर्विस का सीट नहीं हो, कहीं प्रोडक्शन यूनिट का हर जगह नहीं हो। जिस RRB में प्रोडक्शन यूनिट होगा वहीं पर उसका सीट होगा। जनरल सर्विस लगभग हर जगह होगा। वर्कशॉप NR में है तो NR में इसका सीट होगा। तो हमेशा वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट को आप ऊपर रखेंगे, सबसे ऊपर पोस्ट प्रेफरेंस में, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें असिस्टेंट TLAC में क्या दिया गया है, C1। इसमें पहले B1 दिया जाता था, लेकिन ये वर्कशॉप में C1 ही रहता है, ठीक है। तो वर्कशॉप है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। क्वालिफिकेशन वही है, एज है 18 से कितना है 36, वही एज दिया गया है। अब देखिए C1, फिर यहाँ पे क्या है, प्रोडक्शन यूनिट। TLAC का जो प्रोडक्शन यूनिट है C1 है। तो कलर विजन वाले के लिए बहुत अच्छा है, जो C1 है उसमें सभी में भर सकते हैं आप, ठीक है। B2 में भर सकते हैं, लेकिन B2 को नहीं दिया है, ये सेपरेट कर दिया है C1 में और B1 में, ठीक। पॉइंट्समैन में A2 है। ऐसे ही मेडिकल स्टैंडर्ड आप अपना देखेंगे तभी फॉर्म भरेंगे। जो ज़रूरी था वो हम पहले बता चुके हैं, कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। अभी उसके अलावा थोड़ा और चीज़ ज़रूरी है, जो फॉर्मेट क्या होना चाहिए, OBC का, EWS का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ये सब पे थोड़ा सा बात करेंगे। उसके अलावा जो जोन कैसे सेलेक्ट करना है इस वीडियो में हम बताएंगे, तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए हम अलग से एक वीडियो लाएंगे जिसमें बताएंगे जोन कैसे सेलेक्ट किया जाए। रेलवे कहती है आप इसी वेबसाइट से जाके फॉर्म भरेंगे, कहीं से वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट से फॉर्म भरते हैं तो धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। तो टोटल वेबसाइट का यहाँ पे लिंक दिया गया है। आगे देखिए, जितना भी फुल फॉर्म है रेलवे में, अभी जितना भी नोटिफिकेशन में देखें उसका फुल फॉर्म दिया गया है। VI का फुल फॉर्म क्या है, SC का फुल फॉर्म क्या है, ST का फुल फॉर्म क्या है, ADI का फुल फॉर्म क्या है, MCF का क्या है, मॉडर्न कोच फैक्ट्री, ठीक है, ये सब दिया गया है। SR का क्या है, ICF का क्या है फुल फॉर्म, ECR का क्या फुल फॉर्म है, तो ये सब RDSO का क्या फुल फॉर्म है। RDSO भी जहाँ होगा NER में होगा RDSO, तो RDSO को आप सबसे ऊपर रखेंगे, वर्कशॉप को सबसे ऊपर रखेंगे, लोको सेट के ऊपर रखेंगे, और प्रोडक्शन यूनिट को भी आप ऊपर रखेंगे पोस्ट प्रेफरेंस में। ये ध्यान से सुनिए, ये कोई नहीं बताएगा। ये सब फुल फॉर्म है, ये ख़त्म हो गया नोटिफिकेशन। अब देखिए ये है मेन, ये है अनेक्सर 1। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, हम लिंक दे देंगे PDF का,
अपने डिस्क्रिप्शन में। ये क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट SC/ST के लिए आपको ऐसा फॉर्मेट में बनवाना है, या आप सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट में बनवाते हैं, सेंट्रल वाला फॉर्मेट, फिर भी काम चल जाएगा। लेकिन ये बनवाने से आपको फ़ायदा क्या है, आप फॉर्म भी भर दीजिएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इसी से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो ये बहुत बड़े फ़ायदा है। तो थोड़ा सा मेहनत यदि आप करना चाहें तो इसी फॉर्मेट में OBC SC/ST जो भी बनवाना हो बनवाएंगे। ये SC/ST के लिए हो गया, एनेक्जर 1 है, अनुलग्नक 1 है, इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या हम PDF का लिंक दे देंगे। ये है क्या, OBC NCL सर्टिफिकेट। हम ये मार्क जो लगा रहे हैं इसको हम हटा देते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना होगा स्क्रीनशॉट ले लेंगे। OBC NCL सर्टिफिकेट, तो NCL इस फॉर्मेट में आपको बनवाना है। साइन किससे करवाना है, तो देखिएगा, साइन करवाना है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर, एनी अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो आप SDM लेवल के, SDO या अनुमंडल लेवल से आप बनवा लेते हैं, फिर भी आपका काम हो जाएगा। आगे देखिए, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर OBC NCL कैंडिडेट, आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना है। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देना है, इसको परेशान नहीं होना है अभी। इनकम एसेट सर्टिफिकेट प्रोडक्ट बाय इकोनॉमी, EWS के लिए है, ये है फॉर्मेट। ये सब फॉर्मेट देख लीजिए, EBC के लिए है ये फॉर्मेट। ये है डिक्लेरेशन परफॉर्मा बिहेवियर एग्जामिनेशन फीस सबमिटेड माइनॉरिटी, ये जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए परफॉर्मा है डिक्लेरेशन के लिए। इसमें देखिए ये किसके लिए डिक्लेरेशन है, तो ये है परमानेंट पैरालिसिस के लिए। देखिए परमानेंट पैरालिसिस एंड केस ब्लाइंडनेस, तो उसके लिए ये है परफॉर्मा। ये किसके लिए है, देखिए ये है नेम एंड एड्रेस मेडिकल अथॉरिटी, तो ये मेडिकली जिनको दिक्कत है इन केस ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी उनके लिए है ये। तो ये भी मेडिकल के लिए है, देख लेते हैं एक बार। इन केस ऑफ देन दोज मेंशन फॉर्म 5 और 6, फॉर्म 5 और 6 से संबंधित है ये, ठीक। लेटर अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग स्क्राइब, जो आपके अपने साथ एक एग्जाम देने के लिए स्क्राइब जो राइटिंग के लिए लिखने के लिए एक ले जा सकते हैं, उनके लिए है। किसको आप ले जाएंगे, इस फॉर्म में आप भरेंगे, ठीक। सर्टिफिकेट फॉर पर्सन हैविंग लेस देन 40% से कम डिसेबिलिटी है, उनके लिए ये परफॉर्मा है। हम इसलिए ये मार्क नहीं लगा रहे हैं ये वाला, क्योंकि यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये देखिए 40% से अधिक डिसेबिलिटी है उनके लिए है, डिफ़िकल्टी हो रहा है राइटिंग के लिए तो उनके लिए है ये। थोड़ा रोक देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकली लिमिटेशन इन एन एग्जामिनी टू राइट, फिजिकली जिनके पास हाथ नहीं है, वो राइट लिखने में दिक्कत हो रहा है, उनके लिए है ये, ठीक है। परफॉर्मा सर्टिफिकेट फॉर एम्प्लॉय ऑफिशियल अप्लाइंग अंडर एक्स सर्विसमैन के लिए ये है। अंडरटेकिंग गिव बाय कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर सिविल पोस्ट अंडर एक्स सर्विसमैन, ठीक। अब देखिए यहाँ पे वो ख़त्म हो गया जितना भी लेटर था, एनेक्जर था। अब है जोन वाइज है सीट, तो जोन वाइज सीट में हम थोड़ा सा कुछ थोड़ा सा बता देते हैं। उसके अलावा क्या करना है, उसके अलावा आपको जोन सिलेक्शन करने के लिए एक हम वीडियो बना देंगे, वो देख लीजिएगा। फिलहाल मेरा वीडियो जो लोग भी देख रहे हैं वो 1 सप्ताह तक फॉर्म नहीं भरे, देख ले कहाँ कितना फॉर्म गिर रहा है उसके आधार पे। उसके अलावा मेडिकल स्टैंडर्ड, अपना मेडिकल स्टैंडर्ड देखेंगे, ठीक। उसके आधार पर जोन सेलेक्ट करेंगे, मेडिकल स्टैंडर्ड देखेंगे, आपके कैटेगरी में SC ST OBC जो भी आपका कैटेगरी आता है उसमें कितना सीट है, वहाँ कटअप कितना जाता है, उस आपके कैटेगरी में भी आपका मेडिकल स्टैंडर्ड से कितना सीट है। हो सकता है आपके कैटेगरी में सीट बहुत है लेकिन आप उस जोन में मेडिकली अनफिट हो जा रहे हैं ज़्यादा सीट पे, तो वो जोन आपको नहीं भरना है। घर के नज़दीक जिनको चाहिए उनके लिए कौन जोन भरना है, तो ये सब हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। इसमें अभी एक चीज़ हम बता देते हैं, ये देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग NWR हम खोज रहे हैं जो चीज़, अभी रुक जाइए। ये है हुबली का, ये है जबलपुर का, ये है भुवनेश्वर, ये बिलासपुर। देखिएगा ध्यान से देखिए, हम एक चीज़ अभी बताने वाले हैं, NR का है, हम इसी में बता देते हैं, इसी में है। देखिए ये NR में क्या है, देखिएगा हर जगह NR लिखा है, NR लिखा है, NR लिखा है, यहाँ RCF लिखा है, ये प्रोडक्शन यूनिट है, रेल कोच फैक्ट्री है। ये PLW है, ये प्रोडक्शन यूनिट है, RCF फिर प्रोडक्शन यूनिट। तो जहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट होगा, एक तो मेडिकल स्टैंडर्ड लो है पहला, दूसरा उससे भी बड़ी बात जो है यहाँ पे वर्कलोड कम है, यहाँ पे छुट्टी आसानी से मिलेगा, एक्स्ट्रा सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं, इंसेंटिव है, लेकिन गर्ल के लिए सही है, बहुत सारा चीज़ से ये सही है। तो पोस्ट प्रेफरेंस में आपको आगे पढ़ना है, वर्कलोड कम चाहिए, तो इसको आप सबसे ऊपर रखेंगे। पोस्ट प्रेफरेंस का मेरा 45 मिनट का वीडियो है, तो आप देखेंगे उसमें समझ में आ जाएगा वर्कशॉप का क्या काम होता है, प्रोडक्शन यूनिट का क्या होता है। तो प्रोडक्शन यूनिट को, वर्कशॉप को सबसे ऊपर रखेंगे। इसमें देखिए RCF
NR जहाँ पे लिखा है वो सब ओपन लाइन है, और जो भी प्रोडक्शन यूनिट होगा उसमें NR नहीं लिखा होगा, रेलवे जोन का नाम नहीं लिखा होगा। ठीक, जैसे इसमें देखिए, इसमें क्या लिखा है, इसमें SR हर जगह SR, ICF एक जगह लिखा है। तो ICF मतलब हो गया इंटरगल कोच फैक्ट्री। तो इंटरगल कोच फैक्ट्री है, ये चेन्नई में है। तो ये देखिए, इसमें 147 सीट है टोटल UR से। टोटल सीट आगे बताएगा, 135 सीट OBC का है। तो यहाँ पे आप फॉर्म भरेंगे, ICF को ऊपर रखेंगे। वैसे ही जब NER का आएगा तो हो सकता NER आ ही गया NER। इसमें RDSO कहीं कहीं होना चाहिए, देखते हैं RDSO वहीं है कि नहीं। RDSO नहीं है, MCF है। ठीक है, तो MCF भरेंगे, RDSO कहीं दिख नहीं रहा है, तो RDSO नहीं है, MCF है, तो MCF भरेंगे। रायबरेली इसी में होगा। तो ऐसे करके फॉर्म भर। इसके अलावा जोन कैसे सेलेक्ट किया जाए, बहुत जल्दी हम एक वीडियो ला रहे हैं। तब तक आपसे एक अनुरोध है, जो लोग भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, 1 सप्ताह तक फॉर्म नहीं भरे। जोन सिलेक्शन के लिए सोच समझ के फॉर्म भरना है, क्या है कि जोन, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, 3 चीज़ चेंज नहीं होता है, आप लोग देख चुके हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। कोई क्वेरी रह गया हो तो कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो चाहे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपका मर्जी। बहुत बहुत धन्यवाद।